मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध एक बार फिर से भयावह स्तर पर पहुंच चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिनों का यह बेहद नाजुक सीजफायर पूरी तरीके से टूट चुका है और दोनों देश एक दूसरे पर भीषण बमबारी कर रहे हैं। इस धधकती आग के बीच इजराइल ने अमेरिका के साथ एक ऐसी सनसनीखेज खुफिया जानकारी साझा की है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। इस नई रिपोर्ट के बाद अमेरिकी खुफिया तंत्र और सैन्य गलियारों में खलबली मच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी है। ईरान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की एक बेहद नई और विशिष्ट साजिश रची है। हालांकि अमेरिका को पहले भी ऐसी धमकियों के इनपुट मिलते रहे, लेकिन इजराइल की तरफ से इस हफ्ते मिला ये इनपुट बेहद ताज़ा और बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। हॉर्मुज से लगी आग अमेरिका किस प्रकार से तबाही मचा रहा है, बमबारी से दहला रहा है, शुरुआती इसी हफ्ते के साथ हुई थी जब ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कॉमर्शियल जहाज़ों को टारगेट किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने आतंकवादी हमला इसे बताया। सीजफायर की अंत की घोषणा भी हुई। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के तटीय और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कई शहर धमाकों से दहल उठे। इसका जवाब ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर की। इस महायुद्ध के बीच में इजराइल की इस खुफिया रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया। वॉशिंगटन के भीतर इस खुफिया रिपोर्ट को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज है। कई वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि इजराइल की ये रिपोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों को प्रभावित करने की सोची समझी कोशिश है। कूटनीतिक समीकरण दरअसल ट्रंप इस समय ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को और अधिक आक्रामक और तेज करने पर विचार कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू शुरू से ही अमेरिका और ईरान के बीच में किसी भी तरीके के समझौते या सीजफायर के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल इस रिपोर्ट के जरिए ट्रंप को ईरान के खिलाफ आर पार की जंग का अंतिम फैसला लेने के लिए उकसा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक ना तो पेंटागन और ना ही इजरायली सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि की है। मैं उनकी हर लिस्ट में हूँ। ट्रंप का ये कबूलनामा रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लंबे समय से अलर्ट पर हैं क्योंकि ईरान साल 2020 में अपने शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी और इस साल फरवरी में अमेरिका इजराइल हमले में मारे गए अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए ट्रंप को निशाना बना सकता है। नाटो समिट से लौटते वक्त खुद ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में इन खतरों की पुष्टि की। ट्रंप ने कहा कि वे अमेरिकी नेता यानी मुझे खत्म करना चाहते हैं, मैं उनके हिट लिस्ट में हूँ। इस प्रकार की बातें भी लगातार कही जा रही हैं। लेकिन सीजफायर जब से समाप्त हुआ है, जंग लगातार बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले लगातार जारी हैं और इजराइल की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से हो जा रही है क्योंकि एक जो ट्रंप की हत्या की साजिश वाली बात सामने आई है, उसके बाद में जो बातचीत हुई है ट्रंप की और बेंजामिन नेतन्याहू की, उससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट हो गई हैं कि युद्ध जो है अब महायुद्ध के रूप में आपको दिखाई देगा। देखिए, दुनिया हैरान है कि जो कूटनीतिक डील एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी, उसे ट्रंप ने अचानक एक झटके में तोड़ा क्यों? ईरान पर बम बरसे क्यों? रिपोर्ट ने उस रात की पूरी इनसाइड स्टोरी का पर्दाफाश किया है। ओवल ऑफिस की एक गुप्त मीटिंग दुनिया का पूरा भूगोल बदलने वाले फैसले पर मुहर से लग गई। पर्दे के पीछे की कहानी सोमवार शाम की है। ट्रंप तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपने विमान एयरफोर्स 1 की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ एक बेहद गोपनीय और अर्जेंट फाइल लेकर उनके पास पहुंचे। इस ब्रीफिंग ने ट्रंप को हिलाकर रख दिया। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने सैटेलाइट और खुफिया इनपुट दिखाते हुए ट्रंप को बताया कि ईरान ने हॉर्मुज के दक्षिणी समुद्री मार्ग से गुजर रहे कॉमर्शियल जहाज़ों पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक कर दिए हैं। महज कुछ ही घंटों के भीतर 3 जहाज़ों को निशाना बनाया गया, जिनमें से एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG लेकर जा रहा था, जो कि बहुत संवेदनशील टैंकर था। रिपोर्ट के मुताबिक इस खुफिया इनपुट को देखते हुए ट्रंप गुस्से में लाल हो गए। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से सीधा सवाल किया, क्या ईरान वाकई इस शांति समझौते को लेकर गंभीर है? गहन विचार विमर्श के बाद ट्रंप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तेहरान समझौते के आड़ में अमेरिका को धोखा दे रहा है। जब तक ट्रंप का विमान अंकारा की जमीन पर उतरा, तब तक व्हाइट हाउस समझौते से पीछे हटने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गारा पहुंचते ही ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए ईरान पर सीधा हमला बोला। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे हिसाब से यह समझौता अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैं अब उनसे यानी ईरान से कोई बातचीत करूंगा ही नहीं।
वो झूठे हैं, धोखेबाज हैं, ये बेहद खराब लोग हैं। व्हाइट हाउस ने बिना वक्त गंवाए ईरान को अंतरिम समझौते के तहत दी गई रियायतें रद्द कर दी और इसकी घोषणा की गई कि अब ये जो सीज फायर चल रहा था वो समाप्त होता है और ताबड़तोड़ हमले जो है यहाँ से शुरू हुए। एक के बाद एक लगातार हमले किए गए। वजह बहुत साफ रही कि जो कमर्शियल जहाज़ों पर ईरान ने अटैक किए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके बाद में अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए और ये जो सीज फायर की बातें हो रही थी ये सब कुछ हो गया समाप्त और ये जो डील हुई थी वो डील जो है कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। बुनियाद ही विश्वास पर टिकी थी, लेकिन ये विश्वास ईरान ने तोड़ दिया, ऐसा कहा गया यूएस की तरफ से। और उसके बाद में ईरान ने जब मिसाइलें दागी और ये जताया कि सीमा में अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसके बाद जो हुआ वो शायद एक बहुत बड़े महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। अट्ठाईस फरवरी 2026 को अमेरिकी और इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी को महीनों बाद आखिरकार 9 जुलाई को सुपुर्द खाक किया गया। तेहरान ने इस जनाजे को अपनी ताकत, एकजुटता और इस्लामी शासन में निरंतरता, इन तमाम चीज़ों के महाप्रतीक के तौर पर पेश किया। लाखों की भीड़ उमड़ी सड़कों पर कदम रखने की जगह नहीं थी, लेकिन इस ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाले जनाजे के पीछे की राजनीतिक हकीकत कुछ और ही कहानी थी। कैमरे के नज़रों से दूर इस अंतिम विदाई ने ईरान के भीतर गहरे राजनीतिक मतभेद, असुरक्षा और खौफ की एक ऐसी दास्तां बयां की जिसने तेहरान के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे जनाजे में दो बातें सबसे ज़्यादा चर्चा और रहस्य का विषय रहीं। पहला, खामेनी के अपने बेटे और संभावित उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनी का नज़रद होना, और दूसरा, ईरान के कद्दावर पूर्व राष्ट्रपतियों के इस कार्यक्रम से दूरी किनारा। खामेनी के सुपुर्द खाक कार्यक्रम के दौरान उनके परिवार के अन्य सदस्य तो मौजूद थे, लेकिन सबकी निगाहें उनकी सबसे शक्तिशाली बेटे मुस्तफा खामेनी को ढूंढ रही थी। मुस्तफा सामने नहीं आए, वजह बहुत साफ थी। उनको लग रहा था कहीं यूएस वाले उनके ऊपर भी अटैक ना कर दें, और ये बातें बहुत स्पष्ट तौर पर थीं कि एयर स्ट्राइक में कहीं मार ना गिराए जाएं। ईरानी सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी थी उस समय जब हमला हुआ था अमेरिका के द्वारा, जब खामेनी की हत्या की गई थी। पता आपको ये दें कि ये मामला लगातार बढ़ता गया। मुस्तफ़ा पर हमला अगर होता तो ये ईरानी शासन के लिए ताबूत की आखिरी कील जैसा हो जाता, इसलिए वो बाहर ही नहीं आए। मुस्तफ़ा को एक अज्ञात और बेहद सुरक्षित बंकर में रखा गया है। तो जब से उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आए हैं तब से लेकर आज तक वो बाहर नहीं निकले। इस प्रकार की बातें जो हैं वो हमने नियमित अंतराल पर देखी हैं। अपने पिता के सुपुर्द खाक के समय भी वो बाहर नहीं आए थे, और यही बहुत बड़ी वजह है कि सुरक्षा और अपनी जान का डर था। ईरान का पूरा सुरक्षा ढांचा इस समय चरमराया हुआ है। देश के भीतर मोसाद के स्लीपर सेल्स हैं, आंतरिक विद्रोहियों का खतरा चरम पर है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि इन नेताओं को डर था कि इस भारी भीड़ के बीच में उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, या फिर शासन के भीतर का ही कोई गुट इस अराजकता का फायदा उठाकर उनका पत्ता साफ कर सकता है। दूसरी वजह है राजनीतिक। वॉशिंगटन स्थित ईरान मामलों के विशेषज्ञ और व्हाइट इरानियंस वांट के लेखक आरांश अजीजी के अनुसार आयोजक चाहते तो इन सुधारवादी पूर्व राष्ट्रपतियों को मंच पर साथ लाकर एक मजबूत और एकजुट ईरान का प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय तेहरान के मौजूदा करता धरता जो हैं इन कार्यक्रमों को बेहद सीमित रखते नजर आए। बता आपको ये दें कि इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हुए ये भी बताया गया कि असल में दुनिया को क्या संदेश देना चाहता था ईरान, और दुनिया ने समझा क्या। सर्वोच्च नेता को खोने के बाद भारी भीड़ जुटाकर तेहरान ये संदेश देना चाहता था कि उसका सिस्टम मरा नहीं है, लगातार काम कर रहा है। शासन की कोई शून्यता नहीं आई है, लेकिन देश के इतने बड़े और ऐतिहासिक चेहरों की गैर मौजूदगी पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता रही थी कि ईरान का मौजूदा शीर्ष नेतृत्व अंदर से बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि कब मोसाद और कब अमेरिका की तरफ से अटैक हो जाएगा, और एक बार फिर से जो टॉप लीडरशिप है वो भी खत्म हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच में एक बेहद संवेदनशील और विनाशकारी घटनाक्रम सामने आया है, जिसने यूक्रेनी सैन्य प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े सैन्य गोला बारूद गोदाम पर रूसी सेना ने एक बेहद सटीक और घातक मिसाइल हमला किया। पूरा रक्षा डिपो पूरी तरीके से इस हमले में तबाह हुआ। इस हमले के बाद गोदाम के भीतर रखे भारी मात्रा में बारूद और रॉकेट और मिसाइलों में कई घंटों तक सिलसिलेवार और अत्यंत भयानक विस्फोट होते रहे।
जिससे न केवल सैन्य ढांचे को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया, बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों को भी बुरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया। ये भीषण हमला 6 जुलाई को बिश्नेवे नामक एक छोटे लेकिन घनी आबादी वाले शहर में हुआ। रूसी मिसाइलों ने सीधे तौर पर यूक्रेन की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी के स्वामित्व वाले एक विशाल हथियार डिपो को टारगेट किया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखते देखते काले धुएं का गुबार उस एरिया में दिखाई देने लगा था। एकदम से विस्फोट की आवाज़ें बड़े पैमाने पर सुनाई देने लगी थी। जब सरकार या राष्ट्रपति ने अपने किसी सैन्य ठिकाने या हथियार डिपो को हुए नुकसान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, तब पता चला कि कितने बड़े पैमाने पर यह अटैक हुआ। आमतौर पर युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेनी सेना और रक्षा मंत्रालय अपने रणनीतिक सुरक्षा और मनोबल को बनाए रखने के लिए रूसी हमलों को, सैन्य संपत्तियों को नुकसान की खबरों को पूरी तरीके से गुप्त रखती हैं और मीडिया में ऐसी जानकारियों के प्रसार पर कड़ा प्रतिबंध रहता है। हालांकि बिश्नेवे में मची इस भारी तबाही और नागरिकों की मौत के बाद पैदा हुए अभूतपूर्व सामाजिक असंतोष को देखते हुए जेलेंस्की को खुद सामने आना पड़ा, पत्रकारों के साथ एक विशेष व्हाट्सएप मीडिया चैट करना पड़ा, दुख जताना पड़ा और चिंता जतानी पड़ी। और राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि जहां तक बिश्नेवे की बात है, भयानक विस्फोट की जांच का सवाल है, वहां की जमीनी स्थिति बिल्कुल डरावनी है, पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिश्नेवे में हमारा एक सक्रिय गोला बारूद डिपो संचालित हो रहा था, जिसमें दुश्मन ने ढूंढ निकाला और सटीक हमला किया। ये तमाम जानकारी खुद वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत के दौरान साझा किया है। आमतौर पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। इससे चीज़ स्पष्ट हो गई है कि बहुत बड़े पैमाने पर इस में डैमेज हुआ है यूक्रेन को, क्योंकि रूस लगातार हमला इनके ऊपर कर रहा है। बाकायदा ढूंढकर हथियार बनाने वाले डिपो को टारगेट किया गया और बहुत बड़ा झटका लगा है। जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि राज्य की ये जो हथियार निर्माता कंपनी है, इसके शीर्ष अधिकारी, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, सैन्य कमांडर हैं, इनकी लापरवाही, सुरक्षा चूक या गलत निर्णय के कारण यह हादसा हुआ है। उनके पदों से उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त भी किया जाएगा। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि दोषी अधिकारियों को केवल नौकरी से निकालना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उन्हें देश की सुरक्षा में सेंध लगाने और नागरिकों की मौत का जिम्मेदार भी बताया जाएगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको जेल में डालने की बात भी कही है जेलेंस्की ने। बता आपको ये दें कि यूक्रेन की ज़मीनी टोह लेने वाली खुफिया व्यवस्था में कहीं कोई बड़ी कमी है या फिर आंतरिक रूप से सूचनाएं लीक हो रही हैं, जो आने वाले समय में पता चलेगा जांच के बाद। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर रूस ने टारगेट किया है, उससे बहुत सारी चीज़ें अब स्पष्ट हो गई हैं कि रूस जहाँ चाहता है वहाँ पर हमला कर रहा है। और उन्हीं हमलों में से एक ये हमला है जिसको लेकर खुद सामने आना पड़ा जेलेंस्की को कि रूस हमले में कीव का बारूद गोदाम किस प्रकार से तबाह हुआ। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में एक बार फिर से तनाव बढ़ा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार शुबाजाबाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों तथा मुजफ्फराबाद में बैठी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फायरिंग में मारे गए दोनों युवकों की मौत के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और मुजफ्फराबाद की सरकार जिम्मेदार है। बयान में आरोप लगाया गया है कि 1 महीने पहले हुई हिंसा में मारे गए लोगों के शवों के अवशेष अब भी परिजनों को नहीं सौंपे गए हैं, जबकि सरकार इस पूरे घटनाक्रम को नजरअंदाज कर राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। बयान में भी कहा गया है कि शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा और इस घटना को भुलाया नहीं जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से आंदोलन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। अल्टीमेटम समाप्त हो चुका है, सरकार को दिया गया, और जल्द ही आंदोलन के अगले चरण की तरफ बढ़ेंगे, ये बातें भी कही गई हैं। आंदोलन से जुड़े नेताओं ने समर्थकों से लगातार संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आंदोलन रुकेगा नहीं और विरोध प्रदर्शन अपने निर्धारित लक्ष्य तक जारी रहेगा। फिलहाल इस घटना को लेकर पाकिस्तान की सरकार या सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद में अब बलूचिस्तान भी एक बार फिर से अशांति की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर बल प्रयोग किया। साथ ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किए जाने की खबरें भी सामने आई।
ये प्रदर्शनकारी मानवाधिकार उल्लंघन, जबरन गुमशुदगियां और सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध सड़कों पर उतरे थे। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच में झड़प भी देखने को मिली है। उसकी कई तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आती रही है। संगठन लगातार कह रहे हैं कि हिरासत में अगर लिया गया तो प्रदर्शन को और ज़्यादा इसमें आगे बढ़ाया जाएगा। पीओके में जारी असंतोष के बीच में बलूचिस्तान में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पाकिस्तान के लिए उनका सिरदर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मानवाधिकार संगठन के लोग भी सामने आ रहे हैं क्योंकि हत्याएं लगातार हो रही हैं। मानवाधिकार संगठनों से दखल देने की मांग भी की गई है। प्रदर्शनकारियों ने ग्वादर जिले में सेना के छापे और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार के नए आरोपों का भी जिक्र इसमें किया है।